ओम सादर नमस्ते मित्रों, मैं कोमल वेदार्थी विज्ञान अभ्युदय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, पिछली वीडियोस में हमने जो भी किया, वर्ग निकालना सीखा या वर्गमूल निकालना सीखा या घन निकालना सीखा, तो इनमें हमने जितनी भी विधियाँ की वह आपस में जुड़ी हुई भी थी। आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में मिलती हैं, मतलब कि एक दूसरे को अटैच करके किस प्रकार से उन्होंने वर्ग निकाला, वर्गमूल निकाला, घन निकाला। तो यह एक प्रकार से बहुत अच्छे गणितज्ञ की निशानी है और यह कभी हमें स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि अगर पढ़ाया जाएगा तो भारतीय युवा भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ेंगे और यही तो वो लोग नहीं चाहते। हमें केवल कुछ चीज़ें रटा दी जाती हैं और वो चीज़ें भी यहीं से ली गई हैं। यदि आप पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप इस बात को अच्छे से पकड़ पाएंगे कि किस प्रकार से हमारी ही चीज़ को लेकर अपने नाम से पेटेंट करा के हमें ही पढ़ाया जा रहा है। तो आइए आगे हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में घन निकालने की कुछ और विधियाँ रह गई थी, उनको सीखेंगे। इससे पहले हम वेद मंत्र का पाठ करेंगे ताकि पढ़ाई के साथ साथ हम एक वेद मंत्र भी याद करते जाएं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। ओम समानी वह आकुतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। हम कुछ दिन इस मंत्र का ही पाठ करेंगे और एक दिन इस मंत्र के अर्थ पर वीडियो लेकर आऊँगी, तो इस मंत्र का आप अर्थ भी देख लीजिएगा ताकि याद होने के साथ साथ हमें इसका अर्थ भी ज्ञात रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में हमने घन निकालने की 2 विधियां देख चुके थे। पहली समद्विघात विधि थी और दूसरी भी विधि हमने देखी थी। अब इस तीसरी विधि में क्या है? तीसरी विधि में है खंडाभ्याम। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें खंड करना है और ये बहुत ही आसान विधि है और काफ़ी मज़ा आएगा करने में इसको, और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आइए हम इस विधि से घन करके देखते हैं। ये श्लोक देख रहे हैं आप, हम इस श्लोक के अर्थ पर जाएंगे। अर्थ में कहा है कि जिस राशि का घन करना हो उसके 2 खंड करें, उनसे राशि को गुणा करके 3 से गुणा करें, फिर दोनों खंडों का अलग घन करके पहली राशि में जोड़ने से जो राशि होती है वह घन कहलाता है। तो अब देखिए, ये इतनी छोटी सी बात लिखी है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, तो मैंने इसको चरणों में लिख लिया है। तो देखिए, पहला चरण हमारा तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि पहले चरण में हमें क्या करना है कि जो मूल संख्या है उसको 2 खंडों में बांट लेना है। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 12, हमें 12 का घन निकालना है। अब हम क्या करेंगे? हमारा पहला चरण था कि हमें मूल संख्या को 2 खंडों में बांटना है। मूल संख्या को हमें 2 खंडों में बांटना है, तो 12 को हम बांट लेंगे। हम 6 से भी खंड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से खंड कर सकते हैं। 6 से कर लीजिए या फिर 5 7 से कर लीजिए या फिर 8 4 से कर लीजिए। आपकी जो इच्छा हो, जिन संख्याओं से इच्छा उस संख्या से खंड कीजिए 12 का। तो मैं कर रही हूँ 8 और 4 का खंड। ये हमने 2 खंड कर लिए। अब अगला चरण था कि प्रथम खंड से मूल संख्या का गुणा करना है। हमने ये जो खंड कर लिए हैं, इसका जो प्रथम खंड है, यानी कि ये जो 8 है ये प्रथम खंड है और ये 4 द्वितीय खंड है, तो इस प्रथम खंड का हम मूल संख्या से यानी कि 12 से गुणा करेंगे। तो जब हम 8 का 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या निकल कर आ जाएगी 96। हमारे पास ये गुणनफल निकल कर आ गया। अगला चरण हमारा ये है कि अब प्राप्त गुणनफल का द्वितीय खंड से गुणा करना है। तो हमारे पास यह जो गुणनफल है 96, अब इसका हमारा द्वितीय खंड से गुणा करना है। हमारा द्वितीय खंड क्या था? 8 और 4 का
खंड किया था, तो ये जो 4 है ये हमारा द्वितीय खंड है। तो हमने प्रथम खंड का मूल संख्या से गुणा किया, जो संख्या प्राप्त हुई उसका, यानी कि जो गुणनफल हमें प्राप्त हुआ उससे अब द्वितीय खंड में गुणा करना है। यानी कि अब हम 96 का 4 में गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये संख्या निकल कर आ जाएगी 384। अब 3 से गुणा करना है, यानी कि अब हमें ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ है इसका 3 से गुणा करना है। हमारा चौथा चरण यही कहता है। तो अब हम 384 में 3 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1152। ये हमारे पास एक अलग राशि निकल कर आ गई है। इसको हम एक तरफ लिख लेंगे। हमने चरण 4 तक कर लिया है। आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मूल संख्या का 2 खंड किया, फिर जो हमने 2 खंड किया उनमें से पहले खंड का मूल संख्या से ही गुणा किया। तो मूल संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त हुई, यानी कि जो गुणनफल प्राप्त हुआ उस गुणनफल का फिर हमने द्वितीय खंड से गुणा किया। द्वितीय खंड से गुणा करने पर फिर जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ उस गुणनफल में 3 का गुणा किया, तो हमें यह संख्या प्राप्त हो गई। अभी आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये क्या है, मतलब बहुत ही ज़्यादा घुमावदार है, लेकिन जब आप समझने का प्रयास करेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, चीज़ों को तोड़ कर देखेंगे, तो बिल्कुल भी ये उलझा हुआ नहीं लगेगा और बहुत ही आसान टेक्निक लगेगी और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ये चीज़ें। इनको चरणों में बांट कर देखिए, चरणों में बांट कर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मैंने वैसा ही प्रयास किया है आपको समझाने का। प्रथम चरण में हमारा क्या था कि हमने मूल संख्या को 2 खंडों में बांट लिया। फिर द्वितीय चरण में क्या था कि अब प्रथम खंड का मूल संख्या से गुणा करना था। फिर तृतीय चरण में क्या था कि अब प्राप्त गुणनफल का द्वितीय खंड से गुणा करना है। फिर चरण 4 में था कि अब द्वितीय खंड से गुणा करने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका 3 में गुणा करना है। अब चरण 5 क्या कहता है ये देखिए। चरण 5 कहता है कि अब दोनों खंडों का अलग अलग घन करना है। यह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब यहीं से आ रहे हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए चरणों में बांट दिया है। तो हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई थी 1152। अब 5वां चरण क्या कहता है कि अब जो हमने खंड किए थे 8 और 4, अब इनका अलग अलग घन कर लेना है। यानी हमने 8 का घन किया तो हमारे पास 512 आ गया। 8 का घन 512 होता है और 4 का घन होता है 64। अब क्या करना है, अब चरण 6 में हमें इन सब को जोड़ देना है। चरण 6 कहता है कि अब अंत में जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई उनको आपस में जोड़ना है। ये पहली संख्या हमारी है, ये दूसरी, ये तीसरी। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। इन सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास घन निकल कर आ जाएगा। सत्रह 12 का घन हमें प्राप्त हो गया। देख लीजिएगा, यही होता है 12 का घन। तो काफ़ी इजी मेथड था। इसको चरणों में बांट कर करना है तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे अंत की जो विधि है उसको देखते हैं। इसके बाद हमारा ये जो घन का प्रकरण है ये समाप्त हो जाएगा। और ये जो अंत वाली विधि है यह तो और ही प्यारी है। इसको करने में तो बड़ा मज़ा आने वाला है और आपको बड़ी खुशी होगी कि कैसे इन्होंने कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अंदर से निकाले। देखिए इस श्लोक को देखिए, कहा गया है कि वर्गमूल का घन
अपने से अर्थात जितने अंक हो उतने ही से गुणा किया हुआ वर्ग राशि का घन हो जाता है। अब इसको समझेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। देखिए क्या कहा है, वर्गमूल घन। इससे ही ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है। वर्गमूल घन है मतलब वर्ग राशि का घन हमें निकालना है। यह वर्ग राशियों के लिए है, जो हमारे पास वर्ग होते हैं अब उनका घन निकालना है। तो वर्ग राशि का घन वर्गमूल के घन का वर्ग होता है। देखिए कहा है कि वर्गमूल घन, मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है, मान लीजिए हमारे पास है 16। अब हमें 16 का घन निकालना है। तो अब क्या करना है कि 16 का जो वर्गमूल है इस पर जाना है। 16 का वर्गमूल है 4, हमने 4 पर चले गए। अब क्या करना है कि अब इस 4 का घन करना है। इस 4 का हम घन करेंगे तो हमारे पास 64 निकल कर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इस 64 का वर्ग करना है। तो हमारे पास जो संख्या निकल कर आएगी वही इस संख्या का घन होगा। तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। करना क्या है कि वर्ग राशि के वर्गमूल में जाना है, फिर वर्गमूल का घन करना है। घन करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग कर देना है। तो हमारे पास वर्ग राशि का घन निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट है। और जब हम बीजगणित समझेंगे तो बीजगणित में ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। बहुत ज़रूरी है ये कॉन्सेप्ट। ये जो विधि है घन निकालने की, ये सबसे लास्ट विधि है और आसान भी है। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए 4 का घन निकालते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। 4 के मूल में है 2, 2 का घन किया तो हमारे पास 8 आ गया, फिर 8 का वर्ग किया तो 64 आ गया। यही होता है 4 का घन। ये बहुत आसान था और देख रहे हैं ना कॉन्सेप्ट कितना आसान है। बस करना क्या है कि ये जो वर्ग राशि है इसके वर्गमूल में जाना है, जो वर्गमूल होगा उसका फिर घन करना है, फिर घन करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसका वर्ग कर देना है। तो घन का जो वर्ग है वही वर्ग राशि का घन होगा। इसीलिए कहा है वर्गमूल घन है, यानी कि वर्गमूल के घन का वर्ग ही वर्ग राशि का घन है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमने छोटी संख्याओं का तो कर लिया, अब आइए बड़ी संख्या का भी देख लेते हैं करके एक बार। चलिए हम 100 का ही करते हैं। ये हमारे पास एक वर्ग राशि है 100। अब इसका हम घन निकालेंगे। तो हमें पता है 100 का वर्गमूल होता है 10। अब क्या करना है, अब वर्गमूल का यानी कि हमें 10 का घन करना है। तो 10 का घन हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब अगला चरण क्या था कि अब इसका वर्ग कर देना है। तो 1000 का वर्ग हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। यही हमारा 100 का घन होगा। तो काफ़ी आसान विधि थी, काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट्स थे और मुझे तो यह विधि बहुत ही प्यारी लगी। जो पहली विधि थी घन करने की वो सबसे आसान है, लेकिन उस विधि से हम छोटी संख्या को घन निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर सबसे आसान विधि घन निकालने की हम इस विधि को कह सकते हैं। मुझे तो सबसे प्यारी और सबसे आसान यही लगी। बाकी भी विधियां हैं, बहुत अच्छी विधियां हैं और सोचने वाली बात है कि भास्कराचार्य जी ने हमारे पास कितने सारे रास्ते दिए हैं। 4 विधियाँ दी हैं। अब इन विधियों में से किसी से भी आप घन निकालिए। वर्ग में भी कई विधियाँ थी, गुणा करने में भी कई विधियाँ थी, तो बहुत सारी विधियाँ दी हैं उन्होंने। तो ये सोचने वाली बात है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को बनाने में उनका कितना दिमाग लगा होगा, कितनी बुद्धि लगाई होगी उन्होंने। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपने भारतवर्ष पर, अपने भारतवर्ष के ऋषि महर्षियों पर गर्व महसूस करना चाहिए और उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए जो उन्होंने मार्ग बताए हैं।
क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत बुद्धि लगाया है। हम भास्कराचार्य जी के लीलावती ग्रंथ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी विलक्षण बुद्धि का, कि उन्होंने घन निकालने की कई विधियाँ बता दी, वर्ग निकालने की कई विधियाँ बता दी। तो देखिए, हमें हमारी भारतीय संस्कृति से कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें सिर्फ हम स्वयं ही रोक रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि अब हम अपने ग्रंथों की ओर आना ही नहीं चाहते। लीलावती ग्रंथ में इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन विधियों को बनाने में कितना कितना दिमाग लगा होगा भास्कराचार्य जी का। लेकिन कई लोग कह देते हैं कि भारत ने किया ही क्या है। अरे, आप ग्रंथों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भारत ने किया क्या है। हमारा भारत विश्व गुरु रहा है, ऐसा ही कोई नहीं बोलता है। जब हम अपने भारत के इतिहास को खंगोलेंगे और अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि क्यों भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और अभी भी कहा जाना चाहिए, क्योंकि हमसे ही सारी चीज़ दी गई हैं। हाँ, लोग तो कह देते हैं कि भारत ने शून्य की खोज की, उसके बाद फिर पाश्चात्य विद्वानों का ही गुणगान होने लगता है। कई लोगों को मैंने सुना है, कहते हैं कि भारत ने शून्य की खोज कर तो दी, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो शून्य का उपयोग कैसे करना है ये सब पाश्चात्य विद्वानों ने किया। तो भाई, तुम ग्रंथ पढ़ो, तब तुम्हें पता चलेगा कि भारत ने शून्य के बाद भी बहुत कुछ किया है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है लीलावती ग्रंथ। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए और अपनी भारतीय संस्कृति से, भारतीय गणित से जुड़ने के लिए मेरे साथ पढ़ते रहिए लीलावती। जब हम पढ़ेंगे, हम अपने ग्रंथों पर पकड़ मजबूत करेंगे, तभी हम ऐसे लोगों को जवाब दे सकेंगे जो कहते हैं कि भारत ने किया ही क्या है। तो आज हम लीलावती पढ़ रहे हैं, फिर आगे चलकर हम और लोगों को पढ़ाएंगे। ऐसे ही चलकर हमारी चेन बढ़ती जाएगी और लोग अपनी भारतीय संस्कृति से, अपनी भारतीय गणित से जुड़ते जाएंगे। यही करना है हमें, यही हमारा मूल उद्देश्य है। स्वयं सीखें और सीखने के बाद अन्य लोगों को भी सिखाएं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को समझा सकें कि सब हमसे लिया गया है, कि हमने ही दुनिया को यह सब दिया है, हमारे द्वारा ही गया है, हम ही दुनिया के विश्व गुरु रहे हैं। इस उद्देश्य से सीखे गणित। उम्मीद है मेरा आशय आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। वर्धयतु निरंतरैः, निरंतर बढ़ते रहें और अपनी भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करते रहें।